सीएम धामी ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भेंट की। राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजनाओं की चर्चा की, साथ ही प्रस्तावित परियोजनाओं की अनुमति के लिए अनुरोध किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश के सैनिक विश्राम गृह में मारा छापा। औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। अकारण गैर हाजिर कर्मचारी पर कार्रवाई के निर्देश। देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। 2 टीमों की मदद से अवैध कॉल सेंटर में दबिश दी गई। विदेशी लोगों को कॉल कर रहे थे ठगी। आपदा राहत कार्यों की जांच के लिए खटीमा पहुंचे एडीएम। आपदा राहत राशि और राहत कार्यों का लिया जायजा। आपदा राहत पात्रों को संपर्क कर राहत राशि लेने की अपील की। देहरादून में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्बी सिन्हा और चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है। सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है और जल विद्युत परियोजनाएं राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का मुख्य कारक है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की विद्युत ऊर्जा की मांग की पूर्ति के लिए खुले बाजार से प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपए की ऊर्जा का क्रय किया जाता है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड की सीमा में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को ये भी अवगत कराया है कि वर्ष 2023 के प्राइस लेवल के स्तर पर परियोजना की लागत 3808.16 करोड़ है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन में हो रही देरी की जानकारी देते हुए बताया है कि लखवाड़ विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना देहरादून में यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाना है, जिसके लिए परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन की गई है, जो इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। जल संसाधन, नदी विकास और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में 11-12 जुलाई को परियोजना स्थल के भ्रमण के उपरांत समीक्षा बैठक की थी। मुख्यमंत्री ने परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन केंद्रीय जल आयोग से प्राथमिकता पर ड्राइंग निर्गत करने से संबंध में शीघ्र कार्रवाई के निर्देश भी केंद्रीय मंत्री से अनुरोध भी किया गया है। तो बता दें आपको, सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भेंट मुलाकात की है। राज्य की लंबित जल विद्युत परियोजना की चर्चा की गई है। प्रस्तावित परियोजनाओं की अनुमति के लिए अनुरोध भी किया गया है। वहीं ड्राइंग निर्गत के लिए कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ऋषिकेश इंदिरा नगर के सैनिक विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विश्राम गृह की कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। गणेश जोशी ने सैनिक विश्राम गृह में कार्यरत कर्मचारी के गैर हाजिर रहने पर निदेशक सैनिक कल्याण को फोन से कर्मचारी के अनुपस्थिति होने के कारण की जानकारी लेने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने निदेशक सैनिक कल्याण को
कारण गैर हाजिर कर्मचारी पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक विश्राम गृह में विश्राम कर रहे सैनिकों से भी फीडबैक लिया। गणेश जोशी ने सैनिक विश्राम गृह के हर विश्राम कक्ष का निरीक्षण कर निदेशक सैनिक कल्याण को सैनिक विश्राम गृह के रख रखाव और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए हैं। उधर ऋषिकेश के सैनिक विश्राम गृह में हुए जीर्णोद्धार के कार्य पर असंतोष भी व्यक्त किया है। सैनिक कल्याण मंत्री ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि ऋषिकेश के इंदिरा नगर के सैनिक विश्राम गृह के जीर्णोद्धार के लिए करीब 14 लाख दिए गए थे, लेकिन कार्य संतोषजनक नहीं है। साथ ही कहा निदेशक सैनिक कल्याण को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेवारत सैनिकों पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 35 सैनिक विश्राम गृह बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए उन्हें अनेकों हितकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। आज जिला सैनिक विश्राम गृह ऋषिकेश का अतुल मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि अभी हमने 14 लाख रुपए इसके जीर्णोद्धार के लिए दिया था। और हमारे जो पहाड़ के जितने हमारे पूर्व सैनिक या सैनिक सेवारत सैनिक हैं, उनकी सुविधाओं के लिए जगह जगह हमने पूरे प्रदेश में 35 विश्राम गृह बनाए हैं। और मैंने देखा कि 14 लाख रुपये जो यहाँ पर लगा है, जिस हिसाब से काम होना चाहिए काम नहीं हुआ। अभी मैंने संचालन अधिकारी से, डायरेक्टर से बात की। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को गोपनीय माध्यम से राजपुर आईटी पार्क के पास साइनोटेक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में अवैध इंटरनेशनल कॉल सेंटर के संचालित होने और कॉल सेंटर के माध्यम से विदेशी लोगों को कॉल कर उनसे ठगी किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर एसएसपी देहरादून ने पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकार मसूरी के अंतर्गत 2 अलग अलग टीमों का गठन किया है, जिसे बीती देर रात राजपुर आईटी पार्क में अवैध कॉल सेंटर ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन पर दबिश दी। मौके पर एक बड़े हॉल में लगभग 100 केबिन के एक कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था, जहां पर अलग अलग केबिन में बैठे युवक युवतियां सिस्टम के माध्यम से कॉल अटेंड कर रहे थे, जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय एंटी हैकिंग विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों से उनके कंप्यूटर सिस्टम से हैकिंग हटाने के नाम पर बैंक खातों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मौके पर पुलिस ने कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 8 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि ओके फर्जी कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे, जिसमें वे लोग खासकर यूएसए और कनाडा के लोगों को टारगेट करते थे। कुछ तो बता दो विधा, कैसे करते हो, क्या करते हो, क्या ईमेल करते हो? एक गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो आईटी पार्क क्षेत्र में ग्लोबल टेक एनर्जी सॉल्यूशन करके कंपनी थी, वहां पर कल रात्रि इसमें रेड की गई थी और ये सूचना थी कि वहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर बड़े पैमाने पर ऑपरेट हो रहा है। और जब वहां पर पुलिस द्वारा टीम सर्च किया गया तो वहां 58 लोग वहां पर वर्क पाए गए, जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे। जब सभी के डेस्कटॉप और लैपटॉप को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके द्वारा एक एंटी सिस्टम हैकिंग करके एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पॉपअप भेजा जा रहा था, जो इनके अमेरिका में यूएस में बैठे कोई और लोग कनेक्शन में थे, उनको ये फॉरवर्ड हो रहा था। और उसके द्वारा वहां पर जो अमेरिकन और कनाडियन सिटीजन्स हैं, उनके जो लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वायरस आ गया या उनका सिस्टम हैक हो गया, उसको ठीक करने के लिए उस पर पॉपअप भेजा जा रहा था। और जो भी ट्रांजैक्शंस के पेमेंट हो रहे थे वो डॉलर्स में वहां अंकित करके अलग से मेंटेन हो रहा था। तो जेल तो वैसे भी जाना है। वहीं अगली खबर देहरादून से है। बता दें आपको कि हाल ही में उत्तराखंड के अंदर कुछ शराब की फैक्ट्री पर प्रतिबंध लगाया गया था और जिसके चलते उनके ब्रांड को भी प्रतिबंधित किया गया है। अब इस पर आबकारी विभाग कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आज आबकारी विभाग ने शराब की लगभग 1500 पेटी नष्ट कर दी, जिसकी कीमत लाखों में है। आबकारी अधिकारी शिव प्रसाद ने बताया कि जो कंपनियां उत्तराखंड में प्रतिबंधित हो चुकी है, उन कंपनियों की जो शराब बची हुई है उसको नष्ट किया जा रहा है। आगे भी इसी तरीके से जो शराब प्रतिबंध हो चुकी है उसको नष्ट किया जाएगा। तो बता दें आपको, उत्तराखंड में कुछ शराब की फैक्ट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। आती है, अपना वेयर हाउस खोलती है, फिर वो काम बंद कर देती है, तो उनका जो स्टॉक होता है वो हम नष्ट कर देते हैं।
आबकारी आयुक्त के परमिशन से। ये लगभग मेरे ख्याल से 1500 के आसपास की पेटियाँ। हाँ, हम जो भी पुराने स्टॉक होते हैं, जो कंपनियाँ उत्तराखंड से जा चुकी है या ऐसा स्टॉक जो सेलेबल नहीं है, वो हम समय समय पे डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। वहीं देहरादून के व्यस्त चौराहे और तिराहे पर लगी कई ट्रैफिक लाइट यातायात संचालन के काम कम और दुर्घटनाओं का कारण ज्यादा बन रही हैं। बता दें, स्थिति ये है कि शहर की वीवीआईपी सड़क हो, स्टेट या फिर नेशनल हाईवे, सभी जगह लगी ट्रैफिक लाइटें पुरानी हो चुकी हैं। बिजली गुल होने पर ये लाइटें बंद हो जाती हैं। इसके बाद पुलिस को मैनुअली ट्रैफिक का संचालन करना पड़ता है, जबकि कभी रेड लाइट तो कभी ग्रीन लाइट का बल्ब फ्यूज होता है। ऐसे ही हाल में हरिद्वार हाईवे पर बना मथुरा वाला चौक की लाइटें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, जिसको खराब हुए 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। इसके बाद पुलिस को वहां भी ट्रैफिक का मैनुअली संचालन करना पड़ रहा है। भले ही पुलिस प्रशासन यातायात को लेकर बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन चौराहों पर बंद पड़ी रेड लाइट पुलिस प्रशासन की पोल खोलते हुए नजर आती है। वहीं एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि यातायात कंट्रोल करने में ट्रैफिक लाइट का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हर चौराहे पर स्टाफ की कमी के कारण पुलिस कर्मियों को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। और पिछले कुछ दिनों से सड़कों पर निर्माण का कार्य होने के कारण कुछ ट्रैफिक लाइट खराब है। लगभग 59 लाइटों की रिपोर्ट हमने भेजी थी, जिनमें कुछ सही हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ मुख्य चौराहों पर ट्रैफिक लाइटें खराब हैं। अभी पुलिस प्रशासन, होमगार्ड और पीआरडी के जवानों को लगाकर ट्रैफिक को सुचारू कराया जा रहा है। शहर की जो यातायात व्यवस्था में जो ट्रैफिक लाइट्स है, इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतने चौक चौराहे और ट्रैफिक है जिस पर हर जगह पुलिस कर्मियों को राउंड द क्लॉक खड़ा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फोर्स की उपलब्धता के कारण। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ महीनों से देखा कि कुछ ट्रैफिक लाइट्स खराब थी, जिसमें हमने 59 करीब ट्रैफिक लाइट्स हैं उसमें खराब होने की रिपोर्ट दी थी। चूंकि कंस्ट्रक्शन का वर्क जब होता है तो कहीं ना कहीं केबल कटने के कारण दिक्कत आती है, तो इसमें काफ़ी सारे जो हमारे ट्रैफिक जो लाइट्स हैं, जो निर्माण एजेंसी उनके द्वारा ठीक किया जा रहा है, काफ़ी सारे ठीक भी हो गए हैं। कुछ मुख्य चौराहों पर अभी भी रह गया है काम वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि जो समन्वय ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभाग द्वारा है, उनके ठीक होने के बाद जो है यातायात व्यवस्था में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और जो कंट्रोल करने में भी ईज़ी होगा। लेकिन अभी जो वर्केबल जहाँ पर नहीं है ट्रैफिक लाइट्स, वहाँ कोशिश है कि होमगार्ड, पीआरडी और पुलिस के कांस्टेबल जो ट्रैफिक के होते हैं, उनको लगा के इसको अच्छे से रेगुलेट किया जाए। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण राजधानी देहरादून में 3 जगहों पर वाटर पार्क बना रहा है। बता दें कि 15 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इन वाटर पार्क का नजारा किसी खूबसूरत झील की तरह होगा। इसमें पर्वतीय निर्माण शैली का प्रयोग किया जाएगा। इससे इन पार्कों में सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह होगी कि जहां एक ओर ये वाटर पार्क लोगों के लिए घूमने और टहलने का केंद्र बनेंगे, वहीं इससे भूजल रिचार्ज भी होगा, जो राजधानी में गिरते भूजल की समस्या को दूर करेगा। एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया है कि वाटर पार्क से एक और जहां गिरते भूजल की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वाटर पार्क को एक मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसी तरह के वाटर पार्क अन्य शहरों में भी विकसित किए जाएंगे। जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करने के लिए उसका हम लेवल कैसे बढ़ाएं, उसको लेकर के अलग अलग हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें तालाब बनाना, उसमें गौरा देवी वाटर पार्क है, माल देवता के पास एक छोटा तालाब हम लोग बना रहे हैं, मियाँवाला में 2 बड़े तालाब बना रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारे देहरादून क्षेत्र के सरकारी स्कूल हैं, ऐसे हमने 100 स्कूल लिए हैं जिनमें रिचार्ज बोर करके और रिचार्ज पिट के माध्यम से जो रूट ऑफ वाटर है उसका प्रयोग करके, उसका उपयोग करके हम लोग जो भूजल स्तर है उसको रिचार्ज करने के लिए जो लघु सिंचाई विभाग है उसको कार्यदायी संस्था नामित किया है और उन्होंने काम। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में हिंदू संगठनों ने पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में हिंदू कार्यकर्ताओं ने जसपुर एसडीएम कार्यालय परिसर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने वक्तव्यों में कहा कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं को उत्पीड़न
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में राजनीति में तख्तापलट होते ही अन्य समुदाय के लोगों द्वारा हिंदुओं के धार्मिक स्थल और हिंदू समुदाय की संपत्तियों को तहस नहस कर हिंदुओं पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंदू समुदाय के लोगों को बर्बरता से मारा जा रहा है। उसकी आलोचना करते हुए जसपुर एसडीएम के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाला जाए और उन्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए। इस समय बांग्लादेश के अंदर जिस तरह का माहौल है उसको देखते हुए हिंदू बांग्लादेश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बांग्लादेश से असुरक्षित हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान कर हिंदुस्तान में भिजवा दिया जाए और प्रदर्शन कार्यक्रम में मात्र शक्तियां भी मौजूद रहे। अत्याचार है, जिस तरह का घटनाक्रम है। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता और हिंदुओं की सुरक्षा की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने एसडीएम कैंपस में प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की है। वहीं हिंदू संगठनों ने जगह जगह पर पुतले भी फूके। सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की सुरक्षा करो। आज हमने ये प्रदर्शन किया है। देखिए, आप लोग सब देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुओं की निर्मम हत्या की जा रही है इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा, हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन का मंदिर जला दिया गया, बहन बेटियों की इज्जत तक वहाँ पे लूटी जा रही है। तो हम इसी उसमें जो है प्रदर्शन करने आए हैं। आज हम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से इस्लामिक जो मुसलमान हैं, जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में भारत में आके रह रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही है, तो कम से कम भारत सरकार को बड़ा दिल रखते हुए जो हमारा बांग्लादेश में हिंदू पीड़ित हो रहा है उनको यहाँ पे लाके रक्षा सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो बड़ी मात्रा में, देखिए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, उसको बचाने के लिए वो बड़ी मात्रा में बॉर्डर से ही भाग के भारत में आ रहे हैं, तो उनको कम से कम यहाँ पे रख के अच्छी उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए, उनकी उचित व्यवस्था बनाई जाए। इसी संदर्भ में आज हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय आए हैं। और अभी ताज़ा घटनाक्रम है कि पिछले कुछ दिनों से शेख हसीना जी ने जब से अपने बांग्लादेश को छोड़ा है तब से आपने देखा है कि एक कट्टर इस्लामिक संगठन है जमाते इस्लामी, तो इसके द्वारा वहाँ पर निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। उनकी दुकानों को आग लगा दी जा रही है, घरों को आग लगा दी जा रही है और अभी तक सैकड़ों हिंदू इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हम शिव सैनिक जो है इस सारे घटनाक्रम की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और अपने प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा निवेदन है भारत सरकार से कि इसमें तुरंत कोई ना कोई ऐसा एक्शन लिया जाए और हमारे भाइयों की वहाँ पर जान बचाई जाए। बांग्लादेश में जिस तरह की गृह युद्ध वाला हालात बने हैं, लेकिन उसको लेकर आज वहाँ जो कम से कम 1,40,00,000 जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें बहुसंख्यक हिंदू हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, उनका व्यापार को लूटा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है और इससे पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का हिंदू समुदाय नाराज है, रोष व्यक्त है, जिसको लेके आज बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ शिवसेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मांग करते हैं जो कि हिंदुस्तानी वहाँ बांग्लादेश में उनको अति शीघ्र सुरक्षित हिंदुस्तान में लाया जाए, वहाँ के मंदिरों की सुरक्षा की जाए, वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाए। ये मांग शिवसेना करती है। वहीं हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बनभुलपुरा में अनधिकृत तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस दौरान उनके साथ ड्रग निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट, एसीएमओ श्वेता भंडारी साथ रहे और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार आ रही शिकायतों के चलते इंदिरा नगर, गोपाल मंदिर लाइन नंबर 17 और 8 और उसके आसपास के क्षेत्र में कुछ मेडिकल स्टोरों में कई सारी कमियां पाई गई हैं, जिनको लेकर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल 2 मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। 2 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए गए हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट छापेमारी की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और कई मेडिकल स्टोर की चेकिंग भी की जा रही है, जिसको लेकर मेडिकल स्टोर वालों में हड़कंप मच गया है। यहाँ जिला जो हमारे अधिकारी महोदय हैं उनके आदेश पे सिटी मजिस्ट्रेट सर के
टीम के उसमें आज एक निरीक्षण किया गया जिसमें मेडिकल स्टोर और क्लिनिक पे चेकिंग की गई है। मेडिकल स्टोरों में कंडीशन ऑफ लाइसेंस, सेल परचेज, सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता और एक्सपायरी बॉक्स के संबंध में चेकिंग की गई और जिन दुकानों में अनियमितताएं पाई गई उसके सस्पेंशन की रिकमेंडेशन की। देखिए, इसमें जो शासन से जो निर्देश प्राप्त है उसी क्रम में मेडिकल स्टोर और इसके अलावा जो क्लिनिक संचालित हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। हमारी टीम में हमारे साथ सीएमओ, एसीएमओ मैडम हैं और ड्रग इंस्पेक्टर हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 5 क्लिनिक ऐसे हैं जो सील किए हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल स्टोर जिनमें अनियमितता पाई गई हैं उनको लाइसेंस उनका सस्पेंड किया गया है, उनका क्रय विक्रय अभी रोक दिया गया है। अभी आगे भी कार्रवाई जारी है। वहीं खबर मसूरी से है, जहां की मसूरी नगर पालिका परिषद के क्षेत्र का जीआईएस बेस्ड डेटा के द्वितीय चरण में संपत्तियों के डोर टू डोर सर्वे का काम रैमटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड देहरादून कर रही है, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद के सभागार में नगर पालिका मसूरी जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स मैपिंग के सर्वे को लेकर जानकारी दी गई है। जबकि पालिका क्षेत्र में प्रथम चरण में ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। रैमटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव शाह ने बताया कि शहरी विकास निदेशालय के निर्देशों पर मसूरी की संपत्तियों का डिजिटल रजिस्टर बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि अब तक नगर पालिका और नगर निगम में सभी रिकॉर्ड पेपर पर होते थे, जिनको अब डिजिटलाइज किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी के सभी संपत्तियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। ये जीआईएस बेस्ड सर्वे है और हर प्रॉपर्टी का एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। इसके बाद कोई भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने के अंदर मसूरी की सभी संपत्तियों का निरीक्षण कर डिजिटलाइज डेटा तैयार कर लिया जाएगा। को निदेशालय, शहरी विकास निदेशालय की तरफ से ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, जिसमें 10 यूएलवीज का हम लोगों को प्रॉपर्टी सर्वे करना है। ये मल्टीपर्पज़ हाउस होल्ड सर्वे है। यहाँ पे सारा हमको डिजिटल रजिस्टर बना के देना है जो कि जीआईएस बेस्ड होगा। अब जैसे आप देखते हैं कि पुराने नगर पालिका या नगर निगम में जितना भी अभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब पेपर्स पे हैं। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये मिला जुला प्रयास है, जिसके तहत ये डिजिटलीकरण हो रहा है सभी रिकॉर्ड्स का। इसके तहत हम प्रॉपर्टी की सारी, आपके क्षेत्र में पड़ने वाली प्रॉपर्टीज़ की हम सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालेंगे कि किसके नाम प्रॉपर्टी है, कितना एरिया है, क्या चीज़ है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। इसके साथ साथ कहाँ रोड्स हैं, कहाँ पार्क हैं, कहाँ आपका नदी है, कहाँ नाले हैं, रिवर्स हैं, और कितना ओपन लैंड है, कितना ओपन प्लॉट है, कितना कवर्ड एरिया है पूरे एरिया का, यूएलबी एरिया का। ये सारी चीज़ें जो हैं इन चीज़ों का सर्वे किया। हमारा विचार ये है कि 1875 का जो मैनुअल नक्शा बना है वो सबसे अधिक ऑथेंटिक है। उसमें सारी जितनी स्टेट है उनकी नेचुरल बाउंड्री दिखाई गई। यदि उसके दिगर ये सर्वे किया जाता है तो इस सर्वे का लाभ किसी प्रकार से नहीं होने वाला है। 1875 के नक्शे पर ये सुपर इम्पोज करके उसके बाद इन्हें मालूम चलता है कितने नाले खाले गायब हो गए, कहाँ कहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है। उसके लिए वो क्या करते हैं वो बात की है, पर एक जगह ऐसी स्थिति तो स्पष्ट आ जाए कि हाँ भाई ये शहर की वास्तविक स्थिति है और इस पर इतने नाले बंद हो चुके हैं, इतने खाले गायब हो चुके हैं, आखिर उनका हिसाब कब होगा। एनजीटी अपने प्रयास में लगी है। जोशीमठ की त्राजेडी सबके सामने है, शिमला और हिमाचल की त्रासदी सबके सामने, मसूरी शहर का लंढौर का एक विशेष क्षेत्र आज इस स्थिति में बैठा है। तो चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।